हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब लेक्चर 1, 2, 3 जो भी हमने इसके अंदर पढ़ा, उन तीनों लेक्चर्स का ये कॉम्बिनेशन लेक्चर होगा। तो इसके अंदर हम लोग चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे एंड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और जो हमारा ये कूलम्ब्स लॉ किस तरह से हमारा जो फोर्स है इसके अंदर वो क्लास 11th के टॉपिक्स के साथ मर्ज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं इसके अंदर कि हमने पढ़ा क्या क्या हुआ। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, ये पहला जो हमारा फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा था इसके अंदर फोर्स which is K Q1 Q2 over R square। एंड थर्ड नंबर पे हमने इसके अंदर पढ़ा है F इन मीडियम, ये एयर में है, F इन मीडियम 1 by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 over R square। तो हमने अभी तक इन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा, तो इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब यहां पे देखो, Q क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, F फोर्स है। अब फोर्स हमारा जो है क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ, फोर्स क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो आपने हर चैप्टर में अलग अलग फोर्स पढ़ा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अब फोर्स की वैल्यू आपने मास इनटू एक्सेलरेशन भी पढ़ी हुई है, और फोर्स की वैल्यू क्या पढ़ी हुई है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r, एंड फोर्स इज इक्वल्स टू g m1 m2 over r स्क्वायर। ये सब पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करवाया था, जहां पे फोर्स वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है, तो मतलब दो से ज्यादा चार्जेस जब एक सिस्टम में होते हैं वो फोर्स एक्ट करते हैं। तो F12 कह लो इसको, इज इक्वल्स टू वेक्टर K Q1 Q2 ओवर R12 स्क्वायर R12 कैप। तो ये सुपरपोजिशन वाला जो वीडियो है उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला समझाया था कैसे बनता है। ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये +1 का है, ये भी +1 का है, ये +1 में भी पढ़ा हुआ है और 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो इन सब को हम यहां पे लगाना सीखेंगे। कहने का मतलब है इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इन फॉर्मूलाज को याद रखना होगा, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, इन क्वेश्चंस के बाद आपको इनसे रिलेटेड किसी भी सिंप्लीफाइड बुक से इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन के ऊपर। तो सबसे पहले होगा इसके अंदर Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। Q का मतलब होता है यहां पे चार्ज, N का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड E का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। E को एलिमेंट्री, सबसे छोटा होता है ये, इसलिए इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, कूलम, ये इसकी वैल्यू होती है। अब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ये। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, n की वैल्यू आपको दे दी 10⁻20। n क्या है, 10⁻20। मैंने बोला कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर करती है। Q इज इक्वल्स टू N इंटू E, कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज। तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, N दिया हुआ है 10⁻20। E की वैल्यू कितनी है ये आपको याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो गया ये, 1.6 इंटू 10⁻, बेस सेम, पावर ऐड 20 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 बचा, ये काट दो यहां से, 10 16 कूलम आपका आंसर आ गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू NE से रिलेटेड। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द चार्ज इज गिवन टू यू। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, अगर Q की वैल्यू गिवन हो, क्वेश्चन नंबर 2, Q इज इक्वल्स टू
1 कूलम। आपको मैंने Q दे दिया 1 कूलम, और इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। N कितना हो जाएगा? Q बाई ई। इसको यहां ले गए, Q की वैल्यू 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। अब यहां से क्या करोगे, 19 को ऊपर ले जाओगे, मैट्रिक्स सिस्टम है। सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व करना, इसको ऊपर ले जाओ, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19। अब ये हटा दो, यहां 10 आ गया, यहां से इसको एक जीरो को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां 18 हो जाएगी और यहां हो जाएगा 100। 4 से कट कर लो इसको, 4 4 सा 25, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। ठीक है, तो यहां पे ये 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 मतलब 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सवा तो नहीं हो सकते ना, 6.25 6 और 6 का क्वार्टर हो गया, नहीं, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको कुछ भी गिवन हो, ये तो था इसका सिंपल, अगर आपको Q दे रखा हो या N दे रखा हो, दो एक आपको पता ही है, इन दोनों में से एक मिसिंग होगा, एक आपको कैलकुलेट करना होगा। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक कप ऑफ वाटर है हमारे पास, ठीक है, एक कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपने पानी ले लिया। अब उस पानी के अंदर कितना चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। अब कप ऑफ वाटर जो है, क्वेश्चन नंबर 3, कप ऑफ वाटर ले लो, ये कप ऑफ वाटर है। अब वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, H2O होता है, ठीक है। अब इस कप का अमाउंट कितना होगा, मान लेते हैं जैसे एक कप होता है, कितना मास आएगा इसके अंदर, तो 250 ग्राम मान लो। पानी का जो अमाउंट है इसके अंदर कितना हो गया, 250 ग्राम हो गया, 250 ग्राम। तो H2O हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड पॉजिटिव और या नेगेटिव Q। पॉजिटिव और नेगेटिव Q पता करना है, ठीक है, Q पता करना है मेनली। अब ये आपको गिवन है, ये आपको एज्यूम करना है 250 ग्राम। H2O पानी का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, H2O बोलते हैं इसको। तो देखिए निकालना क्या है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस N इंटू ई। अब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। आप एक कैलकुलेट कर लो, उसके बाद दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव पता करते तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेनली आपको यहां पता क्या करना है, आपको इनमें से क्या गिवन है आपको ये पता करना है। ये आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n आपको नहीं पता, अगर n पता लग जाए इसकी वैल्यू को पुट कर दो, यहां पे आंसर आ जाएगा। तो n का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितने आपके जो n रहेगा वो n कितना है उनके पास। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल कंसेप्ट उठाते हैं। देखिए 1 ग्राम जो होता है हमारे पास 18 ग्राम जैसे पानी है, इसका मॉलिक्यूलर मास एक मोल के लिए कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 प्लस 16 ऑक्सीजन है, 18 ग्राम के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 18 ग्राम 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल के अंदर एवोगाड्रोस नंबर, 18 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक है। एक के पास कितना हो जाएगा 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 और 18 है, बाई में 18 आ गया। कितने के लिए कैलकुलेट करना है हमारे को, 250 के लिए, 250 ग्राम के लिए कर लो इसको। तो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइड बाय 18 इंटू 250। अब ये हमारे पास 250 ग्राम के लिए आ गया, 250 ग्राम के लिए, ठीक है। और H2O का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मतलब इसके एक H2O के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। H2 H एक होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का कितना होता है 8,
H कितना है, 2 बार है, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। 10 के लिए कितने हो गए, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के पास इतने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हमारे पास, इतने हैं 250 ग्राम के अंदर। 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो हमें n पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइड बाई 18। और कितने एक मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, 10 है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो, ये हमारे पास n आ गया। मेन आपको ये पता करना है, एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, गिवन मास हो गया, ये उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, इनटू क्या हो गया, कोई भी एटॉमिक नंबर ले लो, अगर यहाँ कॉपर बोल देता, गोल्ड बोल देता, तब भी आप ऐसे कैलकुलेट कर देते इसको, ठीक है। अब इसको वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 6.023 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 इंटू E। इसको सॉल्व करना है, E की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, नियर अबाउट 1.34 करके इसके अंदर आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देखो कैसे करना है। ये हमें क्या दिया गया है, एक कप ऑफ वाटर है, एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितने आपके पास, कितना इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज होगा। चार्ज के लिए क्या पता करते हैं, Q की वैल्यू क्या होती है, N इंटू E होती है। N कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर N गिवन हो तो वेल डन, तो अच्छा है, N की वैल्यू डायरेक्ट डाली, आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको ना क्या गिवन है, 250 ग्राम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे 18 ग्राम H2 के लिए 18 ग्राम के पास, मतलब 18 ग्राम क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि एक मोल के हिसाब से करेंगे। 1 मोल के अंदर हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 ग्राम के लिए कितने होंगे, इतने होंगे। हमारे कप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के पास कितने एटम, कितने पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, या प्रोटॉन उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 रहेंगे। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर 10 से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया n। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, मैंने यहां साइन नहीं लगाया, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। अगर जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव में लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एक कप ऑफ वाटर के पास रहेगा। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर, अब नेक्स्ट इसके अंदर हम करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड, जहां पे कूलम्स लॉ यूज करेंगे हम। तो कूलम्स लॉ का पहले एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास एक चार्ज है Q1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, कोई भी ले लो इसके अंदर 2 माइक्रोकूलम। Q2 ले लिया मैंने इसके अंदर 4 माइक्रोकूलम, और उसके बीच में सेपरेशन कितना ले लिया, 10 सेंटीमीटर। मैंने इसके बीच में सेपरेशन ले लिया 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है, 2। अब माइक्रो है ना, माइक्रो को कैसे करते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाई, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, और माइक्रो को किस में चेंज करोगे, ओनली कूलम के अंदर। तो एक माइक्रो के अंदर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम होते हैं माइक्रो कूलम के अंदर। तो डिवाइड बाय आर कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। क्लियर, अब इसको यहां पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, F इज इक्वल टू 10⁻⁹ 6 12 9 टू 18 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, 9 6 3 माइनस 3, क्योंकि ये हो गया 10⁻⁻12, 9 - 12 - 3 इंटू 4 है, इंटू 4 हो गया, डिवाइड बाई 10। ये 2 बार लिखेंगे, ये जो यहां पे रेसिप्रोकल में ऊपर आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। F इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, 18 4 72, 0 से 0, ये 2 0 कैंसिल होगी, कितना बचा आपके पास,
72 इंटू 10⁻³ और 2, ये कितना है 10 की 2 हो गया, तो 10⁻⁻1 हो गया, इट इज 7.2 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लियर। समटाइम्स क्या करेंगे, आपको इसके अंदर ये दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये कितना होता है, या ये पूछ सकते हैं चार्ज बताओ कितना होता है। देखो एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, ये जो भी करा रहा हूं मैं इसको साथ साथ नोट जरूर करते रहना। अगर आप लिखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अकेला देखने से काम नहीं चलेगा, इसको साथ साथ नोट करना है, पॉज करके नोट करते रहना। नेक्स्ट है इसके अंदर क्यू निकालना, देख लो। अगर मान लो मैं वेरिएबल फॉर्म करा देता हूं, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। मान लो मैंने आपको बोला R गिवन है, F गिवन है, Q कैलकुलेट कर लो, तो क्या करोगे आप, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई के इज इक्वल्स टू क्यू रूट, ये आपका आंसर आ गया। ये वेरिएबल फॉर्म बोलते हैं। देखो वेरिएबल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका आंसर जो है ना अल्फाबेट टर्म्स के अंदर आएगा। अब यहां पे ये अल्फाबेट की टर्म्स है, जैसे एफ आ गया, आर आ गया, के आ गया, क्यू आ, तो यहां पे मैंने बोला एफ की वैल्यू कुछ भी ले लो इसके अंदर। इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है और के की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। एयर की बात चल रही है। आर की वैल्यू मैंने मान लो आपको बोल दी 10 सेंटीमीटर बोल दी, तो क्यू कैलकुलेट करो तो 1 मिनट में आ जाएगा आपका आंसर। जो चार्जेस है मैंने बोला सिमिलर है, इफ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, अलग भी दे देंगे तो आपको एक चार्ज वो बोल देंगे। मान लो उसने बोला Q1 कैलकुलेट करो, Q2 इतना है, फोर्स इतना है, R इतना है, तो मैंने यहां मान लिया सेम है, तो R की वैल्यू यहां F की वैल्यू कितनी होगी 10 इंटू R कितना है 10/100 होगा ना, 10/100 इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 10/100 इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, ये क्यू के बराबर आ गया, रूट में आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो ऐसे करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा टाइप 2 न्यूमेरिकल्स। इसमें क्या होता है, जैसे ट्राइंगल दे दी, रेक्टेंगल दे दिया, उनके ऊपर कोई भी दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं। ट्राइंगल में जैसे 3 चार्जेस हैं, कोई एक चार्ज के ऊपर आपसे पूछ लेंगे इसके ऊपर फोर्स बताओ कितना लग रहा है, तो ये है सुपरपोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस। सुपरपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको बोला एक ट्राइंगल है क्यू 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 एल एल एल। अब इसके अंदर क्या करना है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया मैंने आपको बोला इसके सेंटर के ऊपर, यहां पे सेंट्रोइड के ऊपर, यहां पे ओ पॉइंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन दे दिया। इससे लास्ट वाले वीडियो में जो सुपरपोजिशन वाला वीडियो है उसमें मैंने यहां पे एक चार्ज, यहां पे फोर्स निकाला है कि किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, इन पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ये, और इसको एज बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स वाला मैंने आपको करा दिया एक। अब देखो इसके अंदर सेंटर के ऊपर, यहां पे इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। अब देखो ये तीनों चार्जेस क्या हैं, सेम है। अगर सेम चार्जेस हो जाए ना, सिमेट्री बन जाती है। सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, उतना ही फोर्स ये लगाएगा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये कंकरेंट फोर्सेस का एग्जांपल बन जाता है। अब कंकरेंट फोर्सेस का एग्जांपल के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। देखो क्लास 11th के अंदर न्यूटन्स लॉज के अंदर एक टॉपिक था ये इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। तो यहां पे जैसे एक पॉइंट है, यहां से एक फोर्स ऐसे लगा F1, यहां एक ऐसे फोर्स लगा F2, यहां एक फोर्स लगा F3। ये सिचुएशन जो होती है, इस सिचुएशन के अंदर F1 प्लस F2 प्लस F3, इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। ये हम प्रूव कर सकते हैं यहां पे कैसे 0 आएगा, बट इसका आंसर जो है F की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्लियर है। ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे आएगी कैसे। अब देखो वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वेक्टर्स जो मैंने कल इन द सेंस जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ये एक फोर्स लगा, ये एक फोर्स लगा, यहां पे क्या जाएगा, एक
ये इसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। इसकी वैल्यू के इक्वल आती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कैसे होगा। सिचुएशन यही रहेगी। तो यहां पे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पे क्या करो, एक इमेजिन कर लो कोई भी एक चार्ज है पॉजिटिव का, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा इसको F1, ये इसको रिपेल करेगा इधर। कोई भी चार्ज मान लो, यहां पे Q मान लो, ये Q चार्ज रखा हो यहां पे O पॉइंट पे Q चार्ज। अब ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। देखो ये इसको रिपेल करेगा उधर, पॉजिटिव रिपल्शन। इसको समझने के लिए एक बार ये देख लो, पॉजिटिव, इसने इसको धक्का मारा, उधर जा, ये इधर गया F1। अब ये इसको भी धक्का मारेगा इधर, रिपल्शन। सेम यहां पे इसने इसको पुश करा उधर, अब ये इस पे नहीं लगाएगा, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें इसका ही कैलकुलेट करना है कि इस पे कितना लग रहा है। अब ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां से ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। अब वन थिंग इज दैट, जो आपको मेन पता करना है, अब यहां से क्या करना है आपको, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मेन प्रॉब्लम आती है इस डिस्टेंस के ऊपर। अब ये तो आपको पता है L है, ये भी L है, ये भी L है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F1 कैलकुलेट करना है। मान लो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K छोटा q, फिर ये q डिवाइड बाय ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, नाम दे दो A B C, CO का स्क्वायर हो गया। ऐसे करते हैं ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय BO का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब आपको C और BO की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली AO की वैल्यू भी कुछ होगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ये नीचे लगाएगा, देखो ऐसे यहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, A से लेकर के O तक का। इस सिचुएशन को बाहर बना लेता हूं मैं, ये गया F1, ये गया F2, ये गया F3। ठीक है, ये वाली सिचुएशन कौन सी होती है, कंकरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग। तो यहां से एक, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर वेक्टर है ना, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, बॉडी कहां जाएगी, बीच में, ये ऊपर जाएगा, मतलब इन दोनों का इफेक्ट ऊपर जाएगा, और ये क्या जाएगा नीचे। ये एक दूसरे के बराबर हुए तो कैंसिल हो जाएंगे, अब बराबर ही है, क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, ये चार्ज इक्वल है। तो देखो F3 की वैल्यू कितनी आएगी, K Q डिवाइड बाई AO का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मेन इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज होगा इसके अंदर, मैं करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं इसको। ओके, अब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है हमारा 120 डिग्री। जैसे ये 60 हो गया, तो ये यहां 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये क्या बनाएगा 120। ओके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 120। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं यहां पे F1 और F2 को F प्लेस कर सकता हूं, इसका रूट हो जाएगा, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। F रिजल्टेंट क्या हो गया, F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर, cos 120 कितना होता है 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये 2F का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, F का स्क्वायर रूट हो गया, तो 2F में से F गया, F का स्क्वायर रूट हो गया, F आ गया नहीं, F की वैल्यू कितनी है, K Q डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू होती है L/√3। मैं अभी कैलकुलेट करके बता दूंगा कैसे आती है, L/√3। तो यहां पुट कर दी L/√3 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब निकालेंगे नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स का नाम क्या है, F3। ये क्या है, रिजल्टेंट।
F3 क्या है, के क्यू डिवाइड बाई एल बाय √3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, बट कैसे लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। Fr कहां लग रहा है, ऊपर, F3 कहां लग रहा है, नीचे। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर, तो F रिजल्टेंट प्लस F3 ये क्या बन गया, F नेट। बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट, F net becomes 0. So net force कितना आएगा, 0 आएगा। अब एक चीज रहेगी ये, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये A है, ये D है, और ये क्या था, C, ये B। AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CB के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, L है, L है ना ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा। अब आप क्या करो, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहां पे, तो ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। अब ये L/2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्या है, ये L है, ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, ठीक है, sin थीटा हो जाएगा ना। वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस कैलकुलेट करते हैं, वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, साइन कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L sin 60। क्लियर, L sin 60, sin 60 कितना रहता है हमारा, sin 60, L sin 60, sin 60 क्या हो जाएगा हमारा, 0, 30, 45, 60, 90, साइन लगा दो, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, √3/2, तो L ये कितना हो गया, L √3/2। क्लियर है यहां तक। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला। अब यहां से देखो, ये हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, सेंट्रोइड के लिए हम यहां से इसको काटेंगे या इसको काटेंगे। अब ये यहां पे 90 बनाएगा, ये यहां पे 90 बनाएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये 90 बनाया, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये L/2, ये L/2। अब आपको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, ये एंगल कितना आ जाएगा, 30। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोस कैलकुलेट कर लो यहां पे, cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, L/2, हाइपोटेनस कितना आपका कैलकुलेट करना है ये। इसको आप मान लो CO है ना ये, तो CO आपका ऊपर चला जाएगा, cos 30 नीचे आ जाएगा। CO की वैल्यू कितनी होगी, L/2 cos 30। इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आएगा, L/3। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। ओके, तो कभी भी सिमेट्री वाले क्वेश्चन आ जाए, उसके सेंटर में चार्ज निकालने के लिए बोलते, फोर्स निकालने के लिए, तो कितना आंसर आएगा, 0। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर कोई भी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक स्क्वायर है, प्लस 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 ए ए ए ए, ठीक है। इनके नाम दे देते हैं कोई भी, ABCD, ABCD, ठीक है। आपको बोल दिया यहां पे, आपको यहां पे C पे नेट फोर्स निकालना है। ये देखो, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या करना होगा, यहां पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है C पॉइंट के ऊपर। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे C मान रहा हूं, जैसे यहां करोगे ऐसे यहां होगा, ऐसे यहां होगा, ऐसे यहां पे होगा। फाइंड F net at C, ठीक है। अब C के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये इसको धक्का मारेगा, नीचे जा, रिपल्शन है। ये इसको पुश करेगा उधर की तरफ, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो, ये यहां से B ने फोर्स लगाया, क्योंकि +Q है इसके पास,
ये इस लाइन पे फोर्स आ रहा है, ये इसको नीचे की तरफ रिपेल कर रहा है, इसका नाम लिख दो आप फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, जो पहले नंबर पे लिखते हैं उस पे फोर्स लगता है और दूसरे नंबर वाला उस पे वो काम करता है। तो यहां पे नाम क्या है इसका, डी प्लस क्यू। ये यहां पे इसको फोर्स लगा रहा है ऐसे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। फिर एक यहां पे ये ए, ये इस पे डायगोनली फोर्स लगाएगा। एक बार इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो ये सिचुएशन पता है क्या होती है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है। मान लो ये एक हमारे पास कोई भी ये डस्टर है, इस पे एक धागा यहां बांध दिया, इसको एक पर्सन उधर खींच रहे उस दीवार की तरफ, और यहां से एक उधर खींचेगा। अब सोच के देखो, एक ऐसे खींचेगा, एक ऐसे खींचेगा, ये कहां आएगा, तुम्हारी तरफ। इसने ऐसे खींचा, इसने ऐसे खींचा, ये कहां जाएगा, तुम्हारी तरफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, F1 F2, यहां क्या आ रहा है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट कहां पड़ रहा है उसका। क्लियर है। अब यहां से देखो, एक बंदा यहां खींच रहा है इसको, एक यहां खींच रहा है, ये कहां जाएगा, ये ऐसे ही तो जाएगा, बीच में निकलेगा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, इनके बीच में कितना हो जाएगा, 90। ये डिस्टेंस कितना है, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब हमें क्या करना है, FCD कैलकुलेट करना है, FCD कैलकुलेट करना है। वेक्टर फॉर्म के अंदर वही रेक्टेंगुलर वाला जो हमारा ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला था हमारा, फोर्स रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर और 2F1 F2 cos थीटा। दो के लिए निकाल रहा हूं ना अभी, तो थीटा कितना 90 है, 90 पुट कर दो। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 90। cos 90 कितना होता है, 0। ये 0 है तो ये सारी टर्म 0 होगी ना, खत्म होगी। तो कितना आंसर बच गया, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, F रिजल्टेंट। F1 और F2 सेम है, क्यों सेम है, Q Q K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये दोनों तो सेम होगी ना। तो क्या बनेगा, F1 सिंस F1 is equals to F2 because the distance is same and the charges are same, so हम इसको F से प्लेस कर लेते हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका, F रिजल्टेंट का F प्लस F स्क्वायर स्क्वायर 2F का स्क्वायर, तो रूट 2F आ गया। लास्ट वीडियो में बताया था बच्चे क्या करते हैं, 2F के स्क्वायर से ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, 2 के ऊपर से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर नहीं था, ओनली 2 था। 4 होता तो 2F आ जाता, तो आंसर क्या आएगा, रूट 2 इंटू F। क्लियर है यहां तक। अब ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से और इसकी वजह से। ये लास्ट वाला इसको धक्का मारेगा ऐसे। अब इसकी बारी, ये क्या कर रहा है, इसी लाइन के ऊपर देखो, यहां से ये इसको ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे जा ही रहा था, पीछे से एक और आ गया। अब ये दोनों के बीच में तो नॉर्मल फोर्स है, कोई एंगल पे तो है नहीं, एक दूसरे से 0 डिग्री के ऊपर है, तो इसका आंसर किसके साथ डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब इसका इसमें डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस a का स्क्वायर रूट हो गया, कितना हो गया, रूट 2 इंटू ए हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, पहले इसका फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इसकी वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 ए का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर मिल गया। क्लियर है। और ये हमारे पास रूट के अंदर है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करो। क्लियर है। तो बनेगा क्या हमारे पास, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एफ नेट हो गया। फिर से समझ लो इसको, इसने लगाया नीचे, इसने लगाया इधर, रिजल्टेंट गया नीचे, इधर से इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर चुका हूं, कितना आया, रूट 2 एफ आया, ऊपर से ये भी आ गया, ये भी इसको रूट 2 एफ से नीचे जा रहा था, पीछे से क्या लगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर ऐड हो गया उसके ऊपर, यहां उसको ऐड करा दिया। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट 2, एफ की वैल्यू क्या होती है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ
रिजल्टेंट करेंगे, सी ए कितना है, सी ए के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब यहां से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, √2 प्लस 1/2 एफ नेट, ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्या करना है, पहले एक का निकालना है, फिर दूसरे का निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट के हिसाब से निकलेगा, क्योंकि एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो इफेक्ट कहां जाएगा, इधर। रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट के बाद इसने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको क्या कर दिया, एड अप कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया हमारा कहां पे, किसी भी सिस्टम के अंदर जिसमें स्क्वायर है आपके पास, चार कोनों पे अलग अलग चार्जेस दे दिए और उसके एक कोने पे आपने फोर्स कैलकुलेट करना है। आप किसी पे मर्जी कर सकते हो। क्लियर है? ये सबसे इजी बताया था मैंने, इसके अंदर चारों सेम ले लिए। समटाइम्स क्या होगा, आगे कराऊंगा जब मैं, तो उसके अंदर कहीं बीच में रख दूंगा, बीच में कोई चार्ज रख दो, ठीक है, उसके ऊपर कैलकुलेट करो। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर +1 से रिलेटेड एक दो सवाल करेंगे। 11th कैसे यूज होती है इसके अंदर। अब मान लो हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। अब मान लो उसके अंदर क्या था, फ्रिक्शन दो बॉडीज के ऊपर लगता है। जैसे दो बॉडीज मतलब एक बॉडी ये रखी हुई है, हाथ के ऊपर मैंने रख दिया, अब इसको चलाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे का अपोज करेंगे रिलेटिव मोशन का। अब यहां पे क्या दे दिया, इक्वेशन ऐसे बना दिया फ्रिक्शन से रिलेटेड, देखो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। चलो चार्ज नहीं, एक मास ले लेते हैं भाई, मास पे चार्ज दे देंगे। एक मास है M1, दूसरा भी मास M2, दूसरा मास M2, दोनों बराबर है। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 5 ग्राम ले लो, 5 ग्राम के दो मास ले लिए, इसको एक टेबल पे रख दिया, ये टेबल है, इन दोनों के बीच में गैप है 5 सेंटीमीटर का, मान लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का गैप है इसके बीच में। इसके ऊपर चार्ज दे दिया कितना, 10⁻⁻7 कूलम, इस पे दे दिया 10⁻�7 कूलम। क्लियर? और मैंने बोला कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अब देखो, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये बॉल उधर जाएगी, ये उधर जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला इसके अंदर, ये दोनों ना मैक्सिमम फ्रिक्शन के ऊपर रुके हुए हैं, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर रुके हुए हैं, मतलब ये सरक नहीं रहे, पूरी टेंडेंसी है इनकी सरकने की। तो ये किस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ एक दूसरे के साथ, मतलब टेबल के साथ जो मास है एक दूसरे के साथ किस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ रुका हुआ है। कहने का मतलब है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द मास इफ देयर इज अ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन देम। क्लियर है यहां तक? अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैंने बोला कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। अब पहली बात तो ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन होता है, ये बात आप ध्यान रखना। फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब आपको क्या पूछ लिया, म्यू पूछ लिया, ये म्यू की वैल्यू निकालो, ठीक है। आंसर, इन दोनों के बीच में ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, जाना ये यहां जा रहा है, इधर जा रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा ना, ये इधर जा रहा है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स के बराबर होगी, तभी तो जाकर के एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। ये क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा। मूव नहीं कर रहा तो इधर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होगा, इधर वाले फोर्स के। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहां लिख दो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन, एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मान लो ये एक टेबल है, इस टेबल पे बुक रख दी, बुक का मास m है, वेट का एक्ट करता है नीचे mg, ऊपर क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया, mg के बराबर हो गया ना, तो n की वैल्यू mg हो जाएगी। तो म्यू mg, ये बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, k q स्क्वायर बाय में r का स्क्वायर है,
खेल खत्म हो गया। ये म्यू की वैल्यू क्या है, mg k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर n मतलब mg। वैल्यू सारी गिवन है, पुट कर दो इसके अंदर। k कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू q कितना है हमारे पास, q 10 की -7 है, 10 की -7 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाई r कितना है 5/100 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में है, 5 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर हो गया। n कितना है m की वैल्यू 5 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो 5/1000 किलोग्राम हो गया, तो 5/1000 हो गया। ग्रेविटी 10 ले लो, 10 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले 10 की पावर को सॉल्व कर लो, तो म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 7 2 टाइम्स है ना 7, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। अब ये 100 दो बार है ना, दो बार है, ये ऊपर जाएगा इंटू 100 1000 है नीचे, ये भी ऊपर जाएगा इंटू 10 की पावर 3 कर दिया डिवाइड बाई 25 इंटू 5 हो गया 125 लिख सकते हैं, 125। 10 बचा हुआ है 10 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर 9, 2 2 4, 9 और 4 13 और 3 17 होगी, ये काट दो एक जीरो, कितनी होगी 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, 2 3 3 6 15 इंटू 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 125, कितना हो गया ये 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, 15 -14 1 बचेगा डिवाइड बाई 125, ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई। कितना हो गया ये 90 डिवाइड बाई 125, 0 पॉइंट समथिंग। क्लियर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी फोर्स दे दिया जाए आपको, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो भी फोर्स दिया हुआ है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस फॉर्मूला को क्या करोगे आप, कंपैरिजन करके, जो आपका चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर चल रहा है, इसमें पहला फॉर्मूला कौन सा कराया मैंने, कूलम्ब्स लॉ का, तो कूलम्ब्स लॉ के साथ कंपेयर कर लो। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें। अब इसके अंदर क्या होगा, हम लोग सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर जो हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है वो कैसे 12th से रिलेट करता है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक एटम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन एटम ले लो। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, आर डिस्टेंस न्यूक्लियस से चक्कर काट रहा है, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब मैंने आपको बोला कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन में है ना, तभी तो निकल के बाहर नहीं जा रहा, ये इसके चारों तरफ घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। क्वेश्चन कह दिया मैंने आपको, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ वन रेवोल्यूशन। इसको एक चक्कर पूरा करने का टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो हमारे पास गिवन क्या क्या होगा, यहां पे हाइड्रोजन एटम है हमारा, यहां पे क्या चल रहा है, इसका चार्ज का चैप्टर चल रहा है, तो चार्ज की बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है इसके अंदर नेसेसरी, जो इसको घुमाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r होगी, और ये क्या हो गया kq² डिवाइड बाई r का स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकता, अट्रैक्शन में है और ज्यादा पास भी नहीं आ सकता, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे
सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ कंपेयर कर लोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं तो यहाँ पे पढ़ लो। mv²r होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। बस अब यहां से r² से r कैंसिल कर दो। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है ना। तो एक बड़ा फेमस रिलेशन है v = ओमेगा × r, इसको याद रखना है हमेशा। तो ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं? 2π/t, v r हो गया हमारे पास, ठीक है। 2π/t लिख सकते हैं ना। कभी भी टाइम पीरियड की बात आ जाए, चाहे सर्कुलर मोशन हो और चाहे ऑसिलेशन वाला मोशन हो, आपको ओमेगा को ध्यान रखना है हमेशा। ओमेगा 2π/t होता है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो 2π फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये। v = ओमेगा r, इसको बोलते क्या है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे v की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा × r, इसका स्क्वायर हो गया, और यहां क्या बन गया? kq² में r हो गया, ठीक है। अब यहां पे q को आप e भी लिख सकते हो, q को आप e भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लास्ट में चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे? m 2π/t और r का स्क्वायर हो गया, और यहां क्या बन गया? kq² में r हो गया, ठीक है। तो t निकालना है हमारे को, बस हो गया। इनका स्क्वायर करके t को कैलकुलेट कर लो, kq² r, और m नीचे आ जाएगा, एक बार इसको यहीं रहने दो, m 4π² / t² r का स्क्वायर। t स्क्वायर को ऊपर ले आओ, t² = m 4π² r³ r ऊपर गया, t इधर आ गया, kq नीचे चला गया, kq²। t की वैल्यू कितनी आ गई? √4π² m r³ / k को हम 1/4πε0 लिख सकते हैं ना। इसको एक बार k ही रहने दो, k और q², ये t आ गया बच्चों, ठीक है। अगर इसको 1/ लिखोगे तो यहाँ 16 समथिंग आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। कई बार ना टू प्रूव का क्वेश्चन बन जाता है ये, कि प्रूव दैट द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू दिस। तो आपको क्या करना है? सर्कुलर मोशन याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अराइज करेगा, जिसकी वजह से ये रोटेशन में मतलब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर? अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात आ जाए, अगर मान लो यहाँ पे बोला ये सन है, ठीक है, या ये अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बीच के अंदर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अराइज करवा लेंगे हम लोग, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन होगा। आज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कूलम्स लॉ के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आगे जाकर के हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तो उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक सवाल और करेंगे जो रिलेट करता है हमारा पेंडुलम रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग, ये सारे आपके जाकर के आगे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसको साथ साथ करते रहना, किसी भी सिंप्लीफाइड बुक में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, जरूर से जरूर, नहीं तो भूल जाओगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पेंडुलम रिलेटेड प्रॉब्लम। हमारे पास क्या है? एक थ्रेड है, उसके साथ एक बॉल लटका दी, एक और थ्रेड है, इसके साथ एक बॉल लटका दी, इसके ऊपर चार्ज Q है, इसके ऊपर चार्ज Q है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों सेम चार्जेस के हैं, इसके बीच में डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल बना रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। आपसे पूछा गया है ये दोनों एक दूसरे को, देखो ये एक रस्सी है, इसके ऊपर चार्ज है, एक और रस्सी है, इसके ऊपर मास और चार्ज लटका दिया, रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे तो ये दूर चले जाएंगे, कहीं जाकर के रुक जाएंगे, ये यहां रुक गए मान लो, ठीक है। तो यहां रुकने के बाद इनको ये रुक गए, किस चार्ज, कौन सा ऐसा चार्ज है इन दोनों के ऊपर, Q की वैल्यू कितनी है कि ये रुके रहेंगे? समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं यहां पे Q पूछ रहा हूं आपसे, इन दोनों पे Q कितना है कि यहां पे ये एक जगह पे थीटा एंगल बना के रुक गए। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब सोचने की बात है,
ये इधर रुका हुआ है, कोई तो इसको इधर ले जा रहा होगा, इधर ले जाना चाहता होगा, वो वैल्यू कितनी होगी उसको कैलकुलेट करके कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। फाइंड आउट Q, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबलाइज सिचुएशन में रुके हुए हैं, मतलब दे आर सस्पेंडेड लाइक दैट। क्लियर? ओके, इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या करोगे आप, जैसे ये इसका मास है m, ये इसका मास है m, अब ये नीचे की तरफ इसका मास एक्ट करेगा नीचे mg, mg हो गया। यहां क्या एक्ट करेगा, रस्सी है, रस्सी में खिंचाव होता है ना, टेंशन फोर्स T, ये T हो गया। अब ये थीटा एंगल बन रहा है ना, अब ये ऐसे है, अब यहां से ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, T के कंपोनेंट बना रहा हूं। देखो यहां पे एक बार, ये ऐसे हो गया T थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा, T cos थीटा, ये क्या हो जाएगा T sin थीटा। इसको उधर कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे कौन जा रहा है mg। समझ में आ गया? तो ये T cos थीटा, इसको देख लो T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, और T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। क्लियर? अब इन दोनों को, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है ना, रुके हुए एज इट इज, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने ये बना लिया, इसको बाहर निकाल लो। तो यहां पे देखो T cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा, और T sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, Q की वैल्यू बताओ, किस चार्ज से ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी कर लेंगे ये भी। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 डिवाइड बाय 1 कर दिया तो कितना हो गया, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, पूरा कर देता हूं, T sin थीटा डिवाइड बाय T cos थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg। T से T कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg। क्लियर है? यहां तक फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ चल रहा है, K Q1 Q2 by R square, बोथ चार्जेस आर सेम। F की वैल्यू डाल दो यहां पे, कितनी आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर mg। mg भी यहां ले चलते हैं, Q निकालना है ना, एक एक करके सारी टर्म को ले चलेंगे। यहां पे Q की वैल्यू कितनी आ गई, R स्क्वायर ऊपर गया, R स्क्वायर mg tan थीटा डिवाइड बाय K हो गया। ठीक है, अब यहां पे R की वैल्यू हमें नहीं पता, R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास R है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना, ये R/2 हो जाएगा, ये वाला L है। ठीक है, तो आपको ना ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने R तो वैसे इसके अंदर मान लिया, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो ये L है, ये L ऐसे है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, L sin थीटा, टोटल कितना हो गया, 2L sin थीटा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2L sin थीटा। अगर आपको गिवन हो कि सेपरेशन इतना है, फिर कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, अगर नहीं गिवन हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितना हो गया R, 2L sin थीटा, Q स्क्वायर कितना हो गया, 2L sin थीटा mg tan थीटा डिवाइड बाय K। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2L sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहां से क्या हो गया, क्यू निकालना है, ये सारी वैल्यू रूट में चली जाएगी, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, Q की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4L स्क्वायर और mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा रूट के अंदर, ये इसका आंसर होगा। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसके ऊपर कि दो आपके पास थ्रेड हैं, उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये एक दूसरे के साथ थीटा एंगल के साथ सस्पेंड है। इनकी वैल्यूज दे दें अगर आपको, इसके ऊपर आप वैल्यूज डाल के कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। तो ये +1 से कैसे रिलेट करता है, +2 के न्यूमेरिकल्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स हो गया हमारे, और फ्रिक्शन रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया, क्वांटाइजेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करेंगे, जितना हो सके इसको बार बार करके देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।